हेलो बच्चों, वेलकम टू द फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल। और आज के इस लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं साइंस पार्ट 2 का 4th नंबर का चैप्टर, जिसका नाम है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। सबसे पहले फिजिक्स से रिलेटेड जितने चैप्टर्स है उतने हम कवर करेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की तरफ बढ़ेंगे। ओके, सो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के अंदर हम एनवायरमेंट से जुड़ी बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं। इसका मतलब एनवायरमेंटल कंजर्वेशन क्या होता है, एनवायरमेंटल बैलेंस क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन हमारे पूरे दुनिया में किस तरीके से हो रहा है, कार्बन इमिशंस की वजह से एनवायरमेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट आ रहा है। इन सभी सवालों के जवाब हम अपने इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है, काफी बढ़िया सा प्रेजेंटेशन यहाँ पे मैंने आपके लिए बनाया है। तो आप लेक्चर को पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखिए। ओके, so here is the wind power plant, you can see. Okay, here are I some put, this is the solar energy, है ना, solar panels are connected over there. So सबसे पहले क्या क्या हम इसके अंदर देखने वाले हैं, कंटेंट क्या क्या है, इसको एक बार समझ लेते हैं। इसके अंदर इकोसिस्टम का हम ओवरव्यू लेने वाले हैं। इकोसिस्टम क्या होती है, यस, देन वी टेक द ओवरव्यू ऑफ एनवायरमेंट एंड इकोसिस्टम, है ना। एनवायरमेंट के साथ इकोसिस्टम का पूरा रिलेशन हम समझने की कोशिश करेंगे। देन एनवायरमेंट कंजर्वेशन क्या होता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, एनवायरमेंट मैनेजमेंट। एनवायरमेंट मैनेजमेंट किस तरीके से होता है, कम से कम पोल्यूशन के साथ हम ज्यादा से ज्यादा इफिशिएंटली लाइफ कैसे जी सकते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। ओके, सो बढ़ते हैं, शुरू करते हैं चैप्टर को। फर्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। देखो, सबसे पहले क्या है बेटा, इकोसिस्टम ओवरव्यू। क्या है, इकोसिस्टम ओवरव्यू। इकोसिस्टम का जो डायनामिक्स है, इसको समझने से पहले यहां पर एक फूड चेन दिया हुआ है, इसको समझ लेते हैं। ओके, सो हियर इज द बैक्टीरिया एंड फंगस, यू कैन सी, that is the decomposers we called. Okay, so these decomposers bacterias are eaten by, so देखो इसके अंदर अगर हम यहां से शुरू करें, है ना, ग्रास एंड देखो यहां पर इकोसिस्टम रिव्यू के बारे में हम देखने वाले हैं। इसके अंदर इकोसिस्टम डायनामिक्स क्या होता है, इसको पढ़ने से पहले हम ये जो फूड चेन आपके सामने इस इमेज में आपको दिख रही है, इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले फूड चेन शुरू होती है ग्रास से। ग्रास यानी कि क्या है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रोड्यूसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर। ओके, सो इस ग्रास को कौन कंज्यूम करता है बेटा, ग्रास हॉपर। कौन कंज्यूम करता है, ग्रास हॉपर। ओके, अब इस ग्रास हॉपर को कौन कंज्यूम करता है, फ्रॉग, है ना। ग्रास हॉपर इज कंज्यूम बाय फ्रॉग। देन हियर इज द स्नेक। स्नेक किसको कंज्यूम करता है बेटा, फ्रॉग को कंज्यूम करता है। फ्रॉग या फिर फ्रॉग जैसे कई एनिमल्स को स्नेक्स जो है वो कंज्यूम करता है, खाता है। ओके, सो इसलिए हम ग्रास को बोलते हैं प्रोड्यूसर। उसके बाद ग्रास हॉपर को क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर। देन फ्रॉग को हम क्या बोलते हैं इस फूड चेन के अंदर, सेकेंडरी कंज्यूमर। देन स्नेक को हम क्या बोलते हैं बेटा, टर्शरी कंज्यूमर। एंड हम हॉक को, ईगल को या फिर गीदड़ जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एपेक्स कंज्यूमर। क्या बोलते हैं, एपेक्स कंज्यूमर। ओके, सो ये क्या खाते हैं, बैक्टीरिया एंड फंगस खाते हैं, राइट। सो इसको क्या बोला जाता है बेटा, डिकम्पोजर्स बोला जाता है। ओके, ये फूड चेन मेरे ख्याल से आपको पूरा का पूरा क्लियर हो चुका होगा। अब हम बढ़ेंगे इकोसिस्टम डायनामिक्स क्या होता है इसकी तरफ। देखो, फॉर्म बाय द इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स। इकोसिस्टम डायनामिक्स किस तरीके से फॉर्म होता है, इंटरेक्शंस ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर से फॉर्म होता है। Essential roles played by both components in the sustaining the ecosystem, है ना। दोनों कंपोनेंट्स यानी कि अबायोटिक फैक्टर्स, बायोटिक फैक्टर्स और उसके अंदर जो अलग अलग कंपोनेंट्स है वो एक रोल प्ले करते हैं बैलेंस एंड सस्टेनेबल इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए। ओके, आ गई बात समझ में। देन यहां पे कुछ की प्लेयर्स होते हैं। की प्लेयर्स मतलब सबसे पहला क्या है, प्रोड्यूसर्स। क्या है, प्रोड्यूसर्स। ओके, प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, प्लांट्स
प्ले अ क्रूशियल रोल एज दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द फूड चेन। देखो जितने भी प्लांट्स है, प्लांट्स को खाकर ही इंसान जिंदा रहता है, प्लांट्स को खाकर ही कुछ एनिमल्स है ना, प्राइमरी कंज्यूमर्स जिंदा रहते हैं। ओके, सो प्लांट्स जो है उनको प्रोड्यूसर्स बोला जाता है बिकॉज ये फाउंडेशन का काम करते हैं। किसके फाउंडेशन का? फूड चेन के फाउंडेशन का। ओके, प्लांट्स आर द फाउंडेशन ऑफ द फूड चेन। देन क्या है? हर्बीवर्स। क्या है? हर्बीवर्स। हर्बीवर्स मतलब क्या? जैसे कि डियर, गोट्स, शीप, कैटल, हॉर्सेस, कैमल्स एक्सेट्रा फीड ऑन प्रोड्यूसर्स। मतलब जो प्रोड्यूसर्स के ऊपर फीड करते हैं, खाते हैं, जो कि मोस्टली ग्रास वगैरह प्लांट जैसी चीजें को खाते हैं, उनको हम हर्बीवरस बोलते हैं। जैसे कि डियर, गोट, स्नेक, डियर, गोट, शीप, कैटल, हॉर्स एंड कैमल्स। ओके, अब इसके बाद मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे। अब ये क्या है बेटा? प्रेडेटर्स है। व्हाट इज दिस? दिस इज द प्रेडेटर्स। प्रेडेटर्स क्या करते हैं? जैसे कि लायंस एंड टाइगर्स हेल्प मेंटेन बैलेंस बाय प्रिवेंटिंग ओवर पॉपुलेशन ऑफ हर्बीवरस, है ना। एनवायरमेंटल बैलेंस को अगर मेंटेन करके रखना है तो किसी भी अगर पर्टिकुलर कैटेगरी के एनिमल का अगर पॉपुलेशन हद से ज्यादा बढ़ रहा है तो एनवायरमेंटल बैलेंस को उससे खतरा हो सकता है। यस, सो उसी के लिए हर्बीवरस एनिमल्स के पॉपुलेशन को बैलेंस करने के लिए ये जो लायन एंड टाइगर जैसे एनिमल है ये इनको खाते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? प्रेडेटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेडेटर्स। आ गई बात समझ में? अब नेक्स्ट क्या है? इकोलॉजिकल बैलेंस। व्हाट इज दिस? इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजिकल बैलेंस किस तरीके से है? देखो, प्रेडेटर्स कंट्रीब्यूट टू प्रिवेंट ओवर पॉपुलेशन मेंटेनिंग अ बैलेंस इकोसिस्टम, है ना। डेफिनेटली प्रेडेटर्स कंट्रीब्यूट करते हैं किसके अंदर? हर्बीवरस एनिमल्स का पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए, बराबर। अब यहां पे क्या लिखा है? अनसंग हीरोज। इसका मतलब क्या होता है? देखो, कैटरपिलर्स एंड फिल्दी ऑर्गेनिजम्स। कैटरपिलर जैसे ऑर्गेनिजम्स, डिस्पाइट इनिशियल परसेप्शंस, these organisms serve vital roles in cleaning the environment। कैटरपिलर जैसे जो ऑर्गेनिजम्स है वो एनवायरमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। ओके, अब इकोसिस्टम के अंदर हर एक एनिमल की, हर एक कैटेगरी के एनिमल की इक्वल वैल्यू होती है। यस, इसलिए कैटरपिलर भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने लायंस एंड टाइगर्स इंपॉर्टेंट है। लायंस एंड टाइगर्स उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने डियर्स एंड गोट्स इंपॉर्टेंट है। एंड डियर्स एंड गोट्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? फाउंडेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? प्लांट्स बोल सकते हैं। आ गई बात समझ में? क्लियर है सभी चीजें? ओके, देन मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखो, टर्माइट्स एंड डंग इंसेक्ट्स भी आते हैं इसके अंदर, अनसंग हीरोज के अंदर। टर्माइट्स आपको पता है ना, इंसेक्ट्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रेकिंग डाउन द ऑर्गेनिक मैटर कंट्रीब्यूटिंग टू इकोसिस्टम हेल्थ। ये क्या करते हैं बेटा? ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। ओके, इसलिए इकोसिस्टम की हेल्थ जो है वो मेंटेन रहती है। ओके, देखो, इंटरकनेक्टेड एग्जिस्टेंस। इंटरकनेक्टेड एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है? ध्यान से समझिए। recognition that our existence is intricately connected to the diverse factor in our surrounding। देखो, हम जो है, इंसान जो है, हम भी किसी ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे कि हम प्लांट से प्रोड्यूस हुई चीजें खाते हैं, है ना, वीट, उसके बाद में बाजरा, ज्वारी, राइस, है ना। कुछ लोग नॉनवेज भी खाते हैं, यानी कि मीट वगैरह, एग्स वगैरह कंज्यूम करते हैं। तो हम भी इकोसिस्टम के अंदर किसी ना किसी से इंटरकनेक्टेड है, बराबर। मतलब पूरा जितने भी एनिमल्स पूरे इकोसिस्टम के अंदर है वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। ओके, सो कॉल टू एक्शन क्या है? emphasis on the need to care for and preserve these factors for the well-being of the ecosystem and consequently ourselves। देखो, आपको क्या करना चाहिए इसके लिए? what we have to do that the preserve these factors for the well-being of the ecosystem and consequently ourselves। इन फैक्टर्स को हमें प्रिजर्व करके रहना चाहिए, बराबर, ताकि एनवायरमेंटल बैलेंस जो है वो मेंटेन रहता है। आ गई बात समझ में? देखो, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके, हाँ, क्या लिखा है बेटा? जियो जीवस्य जीवनम,
है ना, एक संस्कृत का एक फ्रेज यहां पर लिखा हुआ है। क्या लिखा है? जीवो जीवस्य जीवनम। इसका मीनिंग क्या होता है बेटा? देखो, ईच लिविंग बीइंग इज द लाइफ ऑफ अनदर। हर एक लिविंग बीइंग जो है वो एक दूसरे की लाइफ है ना। हर एक लिविंग बीइंग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, दिस फ्रेज reflects the interconnectedness and interdependence of all living things in the web of life। ये फ्रेज क्या हमें डिफाइन करता है कि हर एक एनिमल के साथ हमारा इंटरकनेक्टेड रिलेशन होता है। ओके, सो इट emphasizes the idea that existence and well-being of one living being are closely tied to the existing and well-being of others। यानी कि कोई एक लिविंग बीइंग अगर अच्छे से सरवाइव कर रहा है तो डेफिनेटली उसके फूड चेन में आने वाला दूसरा लिविंग बीइंग भी अच्छे से सरवाइव कर पाएगा। यानी कि हम अगर हेल्दी है, हम अगर सरवाइव करने में सफल है, तो बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी अच्छे से सरवाइव कर पाएंगे। ओके, ये इसका मीनिंग होता है। इसलिए क्या बोला जाता है? जीवो जीवस्य जीवनम। ओके, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके, अब ये क्या है बेटा? इकोसिस्टम का पूरा चार्ट दिया है ना। हियर इज द चार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। आई विल जस्ट रिड्यूस द ब्राइटनेस। ओके, यू कैन सी इट क्लियरली। इकोसिस्टम के चार्ट के अंदर बेसिकली दो कंपोनेंट्स आते हैं, है ना, अबायोटिक कंपोनेंट्स एंड बायोटिक कंपोनेंट्स, है ना। दो कंपोनेंट्स आते हैं। अब अबायोटिक के अंदर भी, अबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर भी दो चीजें आती है ना, फिजिकल फैक्टर एंड केमिकल फैक्टर। ओके, उसके बाद बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर भी दो चीजें आती है, एटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक। आ गई बात समझ में? देखो, अब अबायोटिक में जो दो टाइप्स है, फिजिकल फैक्टर्स एंड केमिकल फैक्टर्स। सो इसके अंदर फिजिकल फैक्टर्स के अंदर क्या क्या आता है बेटा? एयर, वाटर वेपर, मिनरल्स, सॉइल एंड सनलाइट। ओके, और केमिकल फैक्टर्स के अंदर क्या आता है? न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स। ओके, देखो, अब इन न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स के अंदर भी दो टाइप पड़ते हैं, है ना। कैसे? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर भी हमें कुछ चीजें देखने को मिलती है, जैसे कि हाइड्रोजन, देन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयरन, सोडियम एंड पोटेशियम। आ गई बात समझ में? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर भी कुछ चीजें हमें देखने को मिलती है, जैसे कि प्रोटीन्स, कार्ब्स एंड फैट्स। ओके, अब बढ़ते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स की तरफ। बायोटिक कंपोनेंट के अंदर आपको मेनली दो टाइप दिख रहे हैं, एक एटोट्रोपिक एंड दूसरा हेटेरोट्रोपिक, बराबर। सो एटोट्रोपिक के अंदर कौन आता है बेटा? प्रोड्यूसर्स आते हैं। यस, अब प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? मोस्टली ग्रीन प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स। क्लियर है बात? देन हेटेरोट्रोपिक के अंदर दो कैटेगरीज है, एक है एनिमल्स एंड दूसरा है डिकम्पोजर्स, बराबर। एनिमल्स के अंदर कौन आता है? कंज्यूमर्स, एंड डिकम्पोजर्स के अंदर कौन आता है? बैक्टीरिया जैसी चीजें आती है, जो कि चीजों को, ऑर्गेनिक चीजों को डिकम्पोज करने का काम करती है। ओके, सो एनिमल्स के अंदर कंज्यूमर है, कंज्यूमर के अंदर फिर तीन स्टेजेस होते हैं, जो कि अभी अभी जो हमने लास्ट स्लाइड में जो हमने देखा है ना, वो जो नाम दिख रहे हैं आपको, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ओके, सो इसके अंदर भी, कंज्यूमर्स के अंदर भी तीन चीजें होती है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर। एपेक्स कंज्यूमर को वहां पे मैंने इंक्लूड नहीं किया है। ओके, आपके बुक में भी ऐसा ही चार्ट दिया हुआ है। आ गई बात समझ में? क्लियर है चीजें, है ना। ये चार्ट अगर आप दिमाग में है तो इसके ऊपर कोई भी सवाल अगर आपसे पूछा जाए तो आप उसका आंसर कर सकते हो, काफी डिस्क्रिप्टिव आंसर भी लिख सकते हो। सिर्फ आपको दो चार एग्जांपल्स इसके और लिखने हैं और इसी चार्ट को इलैबोरेट करना है। चाहे तो ऊपर ट्री डायग्राम निकालो और नीचे उसका एक्सप्लेनेशन लिख दो। ओके, पॉइंट बाय पॉइंट सभी चीजों को आपको बोर्ड एग्जाम्स के अंदर लिखना है। आ गई बात समझ में? क्लियर है पूरी चीजें? इकोसिस्टम का ओवरव्यू क्लियर है। अबायोटिक एंड बायोटिक। अबायोटिक के अंदर फिजिकल फैक्टर, केमिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर के अंदर एयर, वाटर, वेपर, मिनरल, सॉइल एंड सनलाइट। केमिकल फैक्टर्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स। न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स के अंदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयरन, सोडियम एंड पोटेशियम। देन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स।
देन बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर दो टाइप्स पड़ते हैं, एटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक। एटोट्रॉपिक के अंदर कौन आता है? प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर यानी कि क्या है? ग्रीन प्लांट्स है मोस्टली। देन हेटेरोट्रॉपिक के अंदर दो चीजें आती है, एनिमल्स एंड डिकम्पोजर्स। एनिमल्स के अंदर कौन आते हैं? कंज्यूमर्स। एंड डिकम्पोजर्स के अंदर कौन आते हैं? बैक्टीरिया। कंज्यूमर्स के अंदर फिर तीन चीजें आती है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर। आ गई बात समझ में? पूरा चार्ट मैंने आपको अच्छे से समझाया है, यह आपको आपके दिमाग में फिट करके रखना है। आ गई बात समझ में? क्लियर है सभी चीजें? ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हाँ, अब क्या है बेटा? रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरमेंट एंड इकोसिस्टम। क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरमेंट एंड इकोसिस्टम। अब सबसे पहले इसको समझने से पहले हमको यह समझना जरूरी है कि एनवायरमेंट एक्चुअली है क्या, है ना। इसलिए हम क्या देखेंगे? डेफिनेशन ऑफ एनवायरमेंट। इसके अंदर द एनवायरमेंट इंक्लूड्स एवरीथिंग अराउंड अस एंड अफेक्ट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स थ्रू फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स। एनवायरमेंट मतलब क्या है? एनवायरमेंट के अंदर हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो उसके अंदर इंक्लूडेड है, और ये एनवायरमेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट करती है। किस तरीके से करती है? बाय फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर की मदद से। आ गई बात समझ में? क्लियर है? ओके, सो इट्स द ओवरऑल कंडीशन इन आवर सराउंडिंग्स इनकम्पेंसिंग बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल एलिमेंट। ये क्या है? हमारे सराउंडिंग की ओवरऑल कंडीशन है। इसके अंदर नेचुरल एलिमेंट्स भी आते हैं और आर्टिफिशियल एलिमेंट्स भी आते हैं, है ना। पुराने जमाने से अगर हम आज का जमाना कंपेयर करें तो आज हमारे एनवायरमेंट में आर्टिफिशियल एलिमेंट्स की संख्या बढ़ चुकी है ना, डेफिनेटली। सो इसके अंदर एनवायरमेंट के भी कुछ टाइप्स आते हैं, टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट, है ना। इसके अंदर सबसे पहला क्या है बेटा? नेचुरल एनवायरमेंट। नेचुरल एनवायरमेंट मतलब क्या है? इंक्लूड्स एयर, एटमॉस्फेयर, वाटर, लैंड एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या क्या है इसके अंदर? एयर है, हवा है, एटमॉस्फेयर है, पानी है, जमीन है, एंड जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। आ गई बात समझ में? देन इन्वॉल्व्स कंटिन्यूअस इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग यानी कि बायोटिक एंड नॉन लिविंग अबायोटिक फैक्टर्स। इसके अंदर कंटिन्यूअस इंटरेक्शन होता रहता है। किसके अंदर? बायोटिक फैक्टर्स के अंदर, है ना, जिसको हम लिविंग फैक्टर्स कहते हैं, एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स के अंदर। आ गई बात समझ में? देन आर्टिफिशियल एनवायरमेंट। क्या है अपने पास बेटा? आर्टिफिशियल एनवायरमेंट। आर्टिफिशियल एनवायरमेंट क्या है? इन्फ्लुएंसेस द नेचुरल एनवायरमेंट आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आर्टिफिशियल एनवायरमेंट क्या करता है? नेचुरल एनवायरमेंट को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। इन्फ्लुएंस करता है मतलब क्या? कि उसके ऊपर कुछ ना कुछ असर डालता है ना, वेदर इट इज गुड और वेदर इट इज बैड। लेकिन ज्यादातर आर्टिफिशियल एनवायरमेंट का बैड इंपैक्ट हमारे नेचुरल एनवायरमेंट के अंदर देखने को मिलता है। आ गई बात समझ में? क्लियर है चीज? ओके, देन यहां पे कुछ की फैक्टर्स है, की फैक्टर्स इन द एनवायरमेंट, है ना। इसके अंदर सबसे पहला क्या है? बायोटिक फैक्टर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट इंपैक्ट द एनवायरमेंट। दूसरा क्या है बेटा? नॉन बायोटिक फैक्टर, नॉन लिविंग एलिमेंट्स लाइक द एयर, वाटर, लैंड एंड दैट आल्सो प्ले अ क्रूशियल रोल। देन इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम्स क्या है? इकोलॉजी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज इकोलॉजी? द साइंस स्टडिंग इंटरेक्शंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स इन द एनवायरमेंट। इकोलॉजी किसको बोलते हैं बेटा हम? ऐसा साइंस जिसके अंदर स्टडी की जाती है इंटरेक्शन बिटवीन, किसके बीच का इंटरेक्शन? लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स के बीच का इंटरेक्शन एनवायरमेंट के अंदर किस तरीके से होता है, इसकी जिसके अंदर स्टडी की जाती है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट क्या है बेटा? इकोसिस्टम, है ना। इकोसिस्टम भी काफी क्रूशियल रोल है, क्योंकि चैप्टर के अंदर बहुत बार ये वर्ड आने वाला है। द बेसिक फंक्शनल यूनिट इन द इकोलॉजी वेयर बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स इंटरैक्ट। इकोसिस्टम मतलब क्या है? एक बेसिक फंडामेंटल फंक्शन है जिसके अंदर, फंक्शनल यूनिट है इकोलॉजी का, जिसके अंदर बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स एक दूसरे से क्या होते हैं? इंटरैक्ट होते हैं। ओके, एग्जांपल्स इंक्लूड अ स्मॉल पॉन्ड और द एंटायर अर्थ। एग्जांपल्स क्या क्या है? छोटा सा पॉन्ड एंड पूरी अर्थ, है ना, दोनों भी क्या है? इकोसिस्टम का हिस्सा है। आ गई बात समझ में? क्लियर है?
बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके, अब एनवायरमेंटल बैलेंस जैसी चीजें भी आपने सुनी होगी, कई बार सुनी होगी। एनवायरमेंटल बैलेंस क्या होता है बेटा? मेंटेन थ्रू नेचुरल साइकिल्स। एनवायरमेंटल बैलेंस किस तरीके से मेंटेन किया जाता है? नेचुरल साइकिल्स के थ्रू मेंटेन किया जाता है, जैसे कि वाटर, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। देन फूड चेन्स इन द इकोसिस्टम आल्सो कंट्रीब्यूट टू मेंटेनिंग एनवायरमेंटल बैलेंस, है ना। एनवायरमेंटल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए फूड चेन एंड ये 4-5 चीजें, वाटर, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है, तब जाके एनवायरमेंटल बैलेंस जो है वो मेंटेन हो सकता है ना। फूड चेन में से कोई एक स्पीसीज भी अगर एक्सटिंक्ट हो जाती है तो पूरी की पूरी जो इकोसिस्टम, पूरी की पूरी वो जो फूड चेन है वो डिस्टर्ब हो जाती है। यस, और उसका इंपैक्ट फूड चेन के अंदर जितने भी एनिमल्स एंड स्पीसीज है उनके ऊपर भी होता है, और धीरे धीरे उनकी पॉपुलेशन भी क्या होने लगती है? कम। आ गई बात समझ में? क्लियर है चीज? ओके, देन क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ साइकिल्स? साइकिल्स का इंपॉर्टेंट क्या है? अलग अलग नेचर के अंदर साइकिल है, एनवायरमेंट के अंदर अलग अलग साइकिल है, जिसके अंदर सबसे पॉपुलर, सबसे आपको पता है वो क्या है? वाटर साइकिल, है ना। वाटर साइकिल इंश्योर्स अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर इन द एनवायरमेंट। वाटर साइकिल क्या इंश्योर करती है? एनवायरमेंट के अंदर कंटिन्यूअसली पानी का सप्लाई होता रहना चाहिए, है ना। कैसे? जैसे कि आपके रिवर्स में, लेक्स में, समंदर में जो पानी है उसका इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन के बाद उसके क्लाउड्स बनते हैं, और वो जो क्लाउड्स जब कंडेंस होते हैं तो उसके ड्रॉपलेट्स में कन्वर्जन होता है, और उसी वजह से, उसी साइकिल की वजह से अर्थ के ऊपर वाटर जो है वो मेंटेन रहता है। उसी चीज को हम क्या बोलते हैं बेटा? वाटर साइकिल बोलते हैं, है ना। ये चीज आपने स्टैंडर्ड 4th, 5th, 6th में पढ़ी होगी, है ना। ओके, सो नेक्स्ट क्या है बेटा? गैसियस साइकिल। अब गैसियस साइकिल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट गैसेस है, जैसे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन ग्रो करने के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन जिंदा रहने के लिए इंपॉर्टेंट है ना। विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट प्रोड्यूस द एनर्जी, बिकॉज आवर सेल्स टेक द ऑक्सीजन, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूसेस द एनर्जी। ओके, सो मेंटेन द बैलेंस ऑफ इसेंशियल गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। अब इसके तहत क्या होता है? एटमॉस्फेयर के इसेंशियल गैसेस का बैलेंस मेंटेन रहता है, होता है। ओके, आ गई बात समझ में? क्लियर है सभी चीजें? काफी इंटरेस्टिंग, काफी आसान चैप्टर है, आपको कंसंट्रेशन के साथ लेक्चर को देखना है। ओके, सो नेक्स्ट, रोल ऑफ फूड चेन्स, है ना। फूड चेन का रोल क्या है? देखो, वेरियस फूड चेन्स इन द इकोसिस्टम्स कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल बैलेंस ऑफ द एनवायरमेंट, है ना। इकोसिस्टम के अंदर अलग अलग टाइप के फूड चेन्स हैं जो कि ओवरऑल एनवायरमेंट के बैलेंस को मेंटेन करने में कंट्रीब्यूट करते हैं। ओके, अब लास्ट में कंक्लूजन क्या है इसको देख लेते हैं। एनवायरमेंटल बैलेंस रिलाइज ऑन द कंटिन्यूअस इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स। एनवायरमेंटल बैलेंस रिलाई होता है किसके अंदर? कंटिन्यूअस इंटरेक्शन बिटवीन, किसके अंदर इंटरेक्शंस? बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स के अंदर, ठीक है। नेचुरल साइकिल्स, फूड चेन्स विद इन द इकोसिस्टम। आ गई बात समझ में? यहां पर हमारा ये जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है? रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरमेंट एंड इकोसिस्टम, ये खत्म होता है। रेस्ट ऑफ द पार्ट वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द कंप्लीट लेक्चर. Don't forget to like the video and subscribe the channel, and if you have any doubt and query you can ask me in the comment section. Thank you so much.